हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव शर्मा एंड योर फिज़िक्स फैकल्टी। आई नो आप में से सभी लोग अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे एंड साथ साथ में ये फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, मार्क्स नहीं आ रहे होंगे और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डोंट वरी, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। सो आई वॉन्ट यू टू नो अ थिंग कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी यू डोंट नो व्हाट टू डू विद द मॉक्स। ठीक है, होता क्या है कि मॉक देने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू गो फॉर द मॉक टेस्ट एनालिसिस, उसे कैसे करते हैं और एग्ज़ाम से पहले आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, सो लेट्स गो इनसाइड एंड डिस्कस। चलिए तो समझ लेते हैं कि करना क्या है। आप एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद और उसका रिजल्ट देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन को गो थ्रू करना है और उसका एक तरह से समझ लीजिए आपने सर्जरी करनी है। दैट मीन्स कि आपने हर क्वेश्चन को देखकर माइंड को रिकॉल करना है कि जब आप एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपके दिमाग में चल क्या रहा था, तो और क्या वो क्वेश्चन आपका सही हुआ है या फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, और अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, और आपको पेन उठा लेना है और पेपर पे वो कॉज लिख लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट ने अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस किया है। लेट्स हैव अ लुक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर एक कॉलम में मैंने लिख लिया है और सेकंड कॉलम में उसका मेन कॉज मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो उसने लिखा है कि आई हैव रेड द क्वेश्चन एंड आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये इसने एक तरह से अपना कॉज मेंशन कर दिया है। उसी तरह से उसने सेवरल कॉजेज लिखे हैं, हर क्वेश्चन के आगे उसका कॉज लिखा है कि वो एक्चुअली वो उस क्वेश्चन को क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया। कुछ और कॉजेज को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा है आई डिडंट रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया बट उसे पता ही नहीं लगा कि सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, एंड उसने डिसाइड नहीं किया उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वो क्वेश्चन कर रहा था, सॉल्यूशन कर रहा था बट समवेयर मिडल ऑफ द सॉल्यूशन में फंस गया वो। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका आंसर आ गया बट ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा था। OMR उसने गलत फिल कर दिया। तो XYZ करके आपके पास बहुत सारे आपके पास कॉजेज, एक तरह से आपको एक लिस्ट बन जाएगी। फाइन, नाउ इस एनालिसिस को आप स्वॉट एनालिसिस कहते हो। अब जो लोग MBA के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हें इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में ज़रूर पता होगा एंड बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ व्हाट इज स्वॉट। स्वॉट का मतलब कि S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, कुछ क्वेश्चंस आपके स्ट्रेंथ होते हैं। W फॉर वीकनेस, कुछ वीकनेस। O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दैट मीन्स आप अच्छा स्कोर करते हो, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहते हैं वो आपके। कुछ क्वेश्चन आपके लिए थ्रेट्स रहते हैं, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए होते, जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। फाइन, तो इस स्वॉट एनालिसिस में और क्या क्या हो सकता है। लेट्स से इस और स्वॉट एनालिसिस में नेक्स्ट जो कॉलम उस बच्चे ने बनाया है दैट इज सेकेंडरी कॉज। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक मेन कॉज के भी डिफरेंट सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेन कॉज देख लेते हैं कि वो सॉल्यूशन कर रहा था बट ही वॉज स्टक इन द मिडल ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बीच में ही फंस गया। तो इसका सेकेंडरी कॉज उसने क्या लिखा है कि ही कुडंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला को रिकॉल नहीं कर पाया। सेकेंड उसने लिखा है कि वो मैथमेटिक्स में फंस गया, ही वॉज स्टक इन द मैथमेटिकल टूल। थर्ड कि ही गॉट नर्वस, टर्न रेड, उसका चेहरा लाल हो गया। सो देयर कैन बी साइमल्टेनियसली बहुत से सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू कि एक बार आपके पास कॉजेज आइडेंटिफाई हो गए, अब आप इनके पॉसिबल रीजंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कॉलम में एक रीजन मेंशन कीजिए कि एक्चुअली ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स पिक दिस वन। उसने लिखा है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट हाउएवर आई आइडेंटिफाइड द रिलेटेड टॉपिक, कि क्वेश्चन तो उसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ बट हाउएवर उससे ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ। तो उसने पॉसिबल रीजन क्या आइडेंटिफाई किया कि मे बी लॉन्ग टाइम अगो उसने क्लास अटेंड कर दी थी और बट उस टॉपिक का उसने कोई रिवीजन नहीं किया और हार्डली डन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट टॉपिक। उस टॉपिक से उसने शायद ही कोई प्रॉब्लम की हो। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आप हर कॉज की कुछ ना कुछ रीजंस आपके पास जरूर मिल जाएंगे आपको।
वो रीज़न आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ही हैज़ रिटन कि ही वॉज स्टक इन द मैथमेटिकल टूल। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि माई मैथमेटिक्स इज़ वीक एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड मैथमेटिकल एरर वॉज देयर इन द सॉल्यूशन। तो उसने सॉल्यूशन करते बाद कोई मैथमेटिकल एरर कर दिया, तो इसका मतलब उसे मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, लेट्स से। नाउ वंस यू आइडेंटिफाई द पॉसिबल रीजंस, अब आपको क्या करना है, उनके करेक्टिव मेजर्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको खुद सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मे बी खुद नहीं पता लग रहा तो टीचर्स, पेरेंट्स, अपने सीनियर से जाके डिस्कस जरूर करना है आपको इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने एक जगह पॉसिबल रीज़न लिखा है कि ही हैज़ रेड द क्वेश्चन इन हेस्ट, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, जिसकी वजह से उसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर ही हैज़ आइडेंटिफाइड द रिलेटेड टॉपिक, के रिलेटेड टॉपिक कौन टॉपिक से क्वेश्चन आया था उसे पता लग गया, तो उसने पॉसिबल इसका करेक्टिव मेजर के आइडेंटिफाई किया है कि सम रीड द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं लाइक आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने पर हमारे साथ क्या होता है, हमारा फोकस सॉल्यूशन पे ज़्यादा होता है और हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन में एक बार आप क्वेश्चन में टाइम लगा लो, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लो प्रॉपरली, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन जनरली बड़ा नहीं होता, सॉल्यूशन एकदम मिल जाता है। तो ये उसने उसका पॉसिबल करेक्टिव मेजर्स को आइडेंटिफाई किया है। इस तरह से आप हर पॉसिबल रीजन का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइन। सो द कंक्लूजन पार्ट इज़ कि इस तरह से जब आप आपने हर एक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उस पर वर्कआउट करोगे तो धीरे धीरे हर प्रॉब्लम आपकी एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब आप नेक्स्ट मॉक को देने जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपकी होगी। बट अंडरस्टैंड इट कि ये जो भी प्रोसेस है ये ग्रेजुअल और स्टडी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपके मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद आपको कुछ इंप्रूवमेंट होगा, फिर नेक्स्ट 5 में और होगा, तो साइमल्टेनियसली आप देखोगे कि आप में आपके मार्क्स और आपका स्कोर धीरे धीरे खुद ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। और ये जो स्वॉट एनालिसिस स्टूडेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा स्वॉट एनालिसिस किया है, बिकॉज इस एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द जो कॉमन प्रॉब्लम्स मॉक टेस्ट एनालिसिस की होती है वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। तो इसको मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी आप इसमें खुद से ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ें, एंड ज़रूर इसको ट्राई करो एंड यू विल सी कि आप में धीरे धीरे आपके टेस्ट में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट्स, सम क्वेरीज रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, पेपर्स, एनालिसिस एक्सेट्रा यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। जस्ट आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई टू यू। आई विल इवन शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू एंड वंस अगेन वी विल मीट। एंड एक मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है आपके लिए, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। एंड thank you, thanks a lot. Please don't forget to share and subscribe these videos to your friend. It might be helpful for them also. Thank you, thanks a lot. Take care.